दोस्तों और साथियों, कानपुर का अमित वर्मा अपनी पत्नी सुमन से कहता है कि चलो प्रयागराज चलते हैं। वहां पर महाकुंभ मेला लगा हुआ है। करोड़ों की तादाद में वहां पर गंगा स्नान करने के लिए लोग आते हैं और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। हम भी चलते हैं, हमें भी वहां सुकून मिलेगा और हमारा भी प्यार बढ़ जाएगा। कुछ ही दिनों से मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताया है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया है। उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं, ताकि हमारा प्यार नई ऊंचाइयों तक पहुंचे और मैं तुम्हें खूब प्यार करूं। इसलिए महाकुंभ चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं। पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसका पति अब सुधर गया है, बदल गया है। उसको वो अब पहले जैसा प्यार करेगा, जैसे कि पहले वो उससे प्यार किया करता था। वो अपने किए पर पछता रहा है और फिर अपने किए पर शर्मिंदा है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के गंगा स्नान कर करके वहां पर वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा, भगवान से माफी मांग लेगा और फिर मुझे अब कभी नहीं सताएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है, पैकिंग करती है और सारा सामान ले करके अपना जो होता है बैग में रखती है और फिर तैयारी करती है और चल देती है सीधा पति के साथ। लेकिन सुमन को यह नहीं पता होता है कि ये सफर उसका आखिरी सफर जिंदगी का हो सकता है। इसके बाद वो कभी घर लौट करके वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके पति के मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो सुमन से पीछा छुड़वाना चाहता था। ऐसा नहीं होता है कि सुमन से उसने जो है अरेंज मैरिज की थी और फिर अपने घर वालों की मर्जी से शादी की थी, या फिर सुमन के घर वालों ने उसके ऊपर लाद दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सुमन और अमित वर्मा की जो शादी होती है वह पसंद की शादी होती है। दोनों ने घर से भाग करके शादी की थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के 4 साल गुजरने के बाद सुमन को परेशान करने लगा था अमित वर्मा। और ये कहानी सबक है उन लड़कियों के लिए जो घर से अक्सर भाग जाया करती है चंद दिनों के प्यार के लिए, और फिर अपने जीवन भर जिन्होंने उनको पूरे 22 साल तक, 25 साल तक या फिर 30 साल तक अपनी बेटी को पाला पोसा होता है, और फिर उसके लाड प्यार और फिर उसके नाज नखरे सब कुछ बर्दाश्त किया, और फिर महज साल 2 साल यानी कि महीने 6 महीने के प्यार के चक्कर में वो सबको लात मार करके चली जाती है और फिर अपने प्रेमी के साथ। ये सबक है उन लड़कियों के लिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूंगा, कहानी को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कानपुर नौबस्ता के रहने वाले अमित वर्मा और सुमन की ये कहानी होती है। आखिरकार उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था, क्या भौचाल आ गया था। दोस्तों, जो अमित वर्मा जो होता है वह सुनार होता है और फिर वह गांव में फेरी लगा करके या फिर शहर में मोहल्लों में गलियों में फेरी लगा करके पुराने जेवर जो होते हैं उनको चमकाने का काम किया करता था। उसको केमिकल लगा करके वो नया बनाने का काम किया करता था। दोस्तों, पुराने जेवर को वह शकल सूरत जो होती है उसको बदल दिया करता था और उसको पॉलिश किया करता था। यही उसका काम होता है। वह गांव गांव और फिर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के फेरी लगाया करता था। उसका बाप भी यही काम किया करता था। एक दिन जब अमित वर्मा नौबस्ता के मोहल्ले से गुजरता है तो सुमन घर में उस समय अकेली होती है, माँ बाप घर में रहते नहीं है। तो जब उसने आवाज लगाई अपने पुराने गहने, अगर आपके गहने पुराने हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, तो उनमें मैल कुचेल जम चुका है, तो आखिरकार आप लोग साफ करवा लो। वह सुमन के पास आखिरकार उनकी पायलें रखी हुई होती है जो काफी गंदी हो चुकी होती है, काफी मैली हो चुकी होती है। उसने अमित वर्मा को देखा तो रुकने का इशारा किया कि जरा रुक जाओ, मेरे पास कुछ पायलें हैं, उनको जरा सा आप सही कर दो, जरा सा साफ कर दो। अमित वर्मा कहता है कि मेरा काम तो यही है, आप लेकर के तो आओ। वह रोक लेती है और पायलों को लेकर के अपने बैठक में उसको अमित वर्मा को बुला लेती है। अमित वर्मा जो होता है उसके पायल वो अपने हाथ में लेता है और कुछ केमिकल लगा करके जो भी उसकी प्रक्रियाएं होती है वह एकदम से वह नई जैसी करने की कोशिश करता है। चांदी बिल्कुल चमक मारने लगती है और यह देख करके सुमन बड़ी ही खुश होती है और फिर आखिरकार उससे उसकी मजदूरी पूछती है कि भाई तुम्हारे कितने पैसे हुए। वे अपने पैसे बताता है और सुमन अपने घर के अंदर जाने लगती है। तभी अमित वर्मा जो होता है उसको देख करके कहता है कि मैडम, ये जो मैंने तुम्हारे पैरों के लिए दूध जैसे पैरों में जो मैंने पायल को चमकाई है, तुम कम से कम इन पायलों को पहन करके तो दिखा दो, कैसी लगती है आपके पैरों में। अपनी तारीफ सुन करके सुमन एकदम शर्मा जाती है और फिर वहीं उसके सामने अपने पैरों में उन पायलों को डाल लेती है। तो अमित जो होता है, अमित वर्मा उसके तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता है कि मैं जो सोचता था कि वही हुआ, कि ये जो पायल है तुम्हारे पैरों पर बहुत ज्यादा जच रही है, आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो।
और एक अनजान आदमी से और अनजान लड़के से इस तरीके के तारीफ सुन करके वह फूले नहीं समा रही होती है। और फिर इन्हीं बातों बातों में दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे को भी दे देते हैं। और फिर अमित वर्मा जब घर पहुंचता है तो अब उसका सुमन की मासूम चेहरा जो होती है हर वक्त उसकी आंखों के सामने होता है। उधर जो सुमन होता है उसका भी हमेशा वही हाल होता है। जब वह बिस्तर पर लेटा करती थी तो अमित वर्मा का चेहरा उसके नजरों के सामने होता है। अमित वर्मा लगभग अभी 22-23 साल का एक कुमारा कड़ेल नौजवान होता है और किसी तरीके की कोई कमी नहीं होती उसके अंदर में। इधर सुमन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और उसकी उम्र भी 18-19 साल की हो चुकी थी। दोनों के बीच में अब बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और बातों का सिलसिला शुरू होते ही अब फोन पर तो अब मुलाकातों के लिए भी वे लोग तड़पने लग जाते हैं। और फिर इसी तरीके से उनकी जो मुलाकात होती है वह शुरू हो जाती है, कभी किसी पार्क में, कभी किसी होटल में, कभी किसी रेस्तरां में, कभी चाय कॉफी पीने के बहाने दोनों एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। और फिर दोनों के बीच में ताल्लुकात जो होती है वह बढ़ने लग जाती है। जिस्मानी ताल्लुकात जब एक दूसरे के साथ जब बन जाते हैं तो अब जो होता है वो दोनों एक दूसरे की तड़प सताने लग जाती है। उधर सुमन ने जब अमित वर्मा से पूछा कि हम दोनों के बीच में इस तरीके के जिस्मानी संबंध बन गए हैं, कल के दिन अगर कोई ऊंच नीच हो गई या फिर तुम्हारा या फिर मेरे पेट में अगर बच्चा चला गया तो इससे पहले तुम मुझसे शादी कर लो। वे कहता है कि ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारे बीच में जो यह जात बिरादरी की दीवार है ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। मेरे घर वाले कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो सुमन जो होती है वह क्या करती बेचारी, वह बेहद ही ज्यादा उदास हो जाती है, वह रोने लग जाती है कि मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है, मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है कि तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो कि मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सुमन क्योंकि अपना सब कुछ अपना न्यौछावर कर चुकी होती है, सब कुछ लुटा चुकी होती है, अपनी इज्जत उसके ऊपर उसको न्यौछावर कर चुकी होती है। अब जब अमित अपने घर वालों से कहता है कि सुमन से शादी करने के लिए जो उसको शक होता है वही शक उसके सामने आता है, उसके घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं शादी से कि दूसरी बिरादरी की लड़की को वह अपने बिरादरी में यानी कि अपने घर में लेकर के ब्याह करके आए, इसलिए उसको भूलने की सलाह देते हैं। और कोई कहते हैं कि कोई इस तरीके की लड़की अगर तुम्हारे मन में कोई ख्यालों में अगर आए तो तुम उसे भूल जाओ, हम उसे अपने घर में कभी भी जगह नहीं देंगे। अब क्या होता है, अमित वर्मा ने अपना वादा आखिरकार पूरा किया और सुमन से कहा कि मेरे घर वाले तैयार नहीं है, इसलिए तैयारी करो, हम घर से भाग चलते हैं। और फिर सुमन ने भी अपने घर के कुछ जरूरी सामान उठाया, अमित ने भी कुछ अपने घर के जरूरी सामान उठाया और फिर दोनों प्रेमी घर से बाहर निकलते हैं और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों बालिक होते हैं, समझदार होते हैं, कोर्ट मैरिज होती है और फिर एक गुमनाम जगह जाकर के जहां पर कोई उन्हें नहीं जानता हो, ना कोई पहचानता हो, वहां पर जाकर के अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। और फिर दोस्तों महीना, 2 महीना, 6 महीना का समय, साल भर का समय बीत जाता है और आखिरकार 5 साल का समय बीत जाता है। आखिरकार सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने निश्चय रखा। उनकी जिंदगी में तीसरा जो होता है जब मेहमान आता है उनका बेटा, तो उसको पा करके वे लोग बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमित वर्मा इसी तरीके से अपना काम किया करता था और मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव फेरी लगा लगा करके वह पुराने जेवरों को नया बनाया करता था। जब 5 साल का समय गुजर जाता है तो सुमन को बेटा भी पैदा हो जाता है। उसने सोचा कि उसके घर वाले आखिरकार उसको माफ कर देंगे, इसलिए वो हिम्मत कर करके अपने घर पहुंचती है। उसके घर वाले जब सुमन को देखते हैं तो पहले तो उसे वो बहुत ही ज्यादा शिकायत करते हैं और बहुत ज्यादा शिकायत करने के बाद, तुमने घर छोड़ दिया, हमने तुम्हें भुला दिया, तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए। लेकिन बाप और माँ जो होते हैं ये एक ऐसे शख्स होते हैं, दो ऐसे शख्स होते हैं जो अपनी औलाद को कभी भी इस दुनिया में अपने दिल से जुदा नहीं कर सकते। औलाद जब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो और माफी मांग रहा होता है तब उन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो वो उसको आखिरकार माफी कर देते हैं। और सुमन के माता पिता ने भी यही किया था। जब सुमन ने अपने घर वालों से माफी मांगी और अपनी बेटी को उन्होंने खुश देखा कि वह अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ बेहद ही ज्यादा खुश है, तो वो उसको माफ कर देते हैं। और फिर उन्हें क्या चाहिए, बेटी खुश हो और जो उसने गलती की हो देर आए दुरुस्त आए। बेटी माफी तो मांग रही है तो माँ बाप आखिरकार उसे माफ कर देते हैं, अपने घर आने की इजाजत दे देते हैं। सुमन का अब जब भी मन होता वह हफ्ते में और 10 दिन में, 15 दिन में अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ जाया करती थी। उधर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहता है। बेटे का उसने एडमिशन एक बड़े अच्छे स्कूल में करवा दिया होता है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। और अचानक से अब जो अमित वर्मा के बदलाव में सुमन के प्रति थोड़ा थोड़ा रूखापन आने लग चुका होता है। अब वह उसको टाइम भी कम दे रहा होता है, वह उसे प्यार भी कम कर रहा होता है और हल्की फुल्की बातों पर उसे लड़ने झगड़ने भी लगा होता है। सुमन जब इस बदलाव को अमित वर्मा के ऊपर देखती है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे इस स्वभाव में और मेरे प्रति तुम्हारे इस स्वभाव में ये अंदर बदलाव कैसा आ गया है, क्यों तुम मुझे इस तरीके से परेशान करने लगे हो, क्यों तुम
मुझे मेरे पास नहीं आते हो, क्यों तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। जब सुमन ने इस बात को अच्छी तरीके से अंदर तक जो गहनता से इसकी छानबीन करती है तो उसको जल्दी ही समझ में आ जाता है कि अमित वर्मा एक दूसरी लड़की पर आशिक हो चुका होता है और किसी दूसरी लड़की के साथ वह टाइम गुजार रहा होता है। अब वह घर भी एक एक दिन दो दो दिन नहीं आ रहा होता है। वह लड़की एक ऐसी बदनाम लड़की होती है जो कि पहले भी कई लड़कों के साथ उसके संबंध होते हैं। जब सुमन ने देखा कि उसका पति किसी ऐसी बाजारू औरत के चंगुल में फंस चुका है तो वो फिर आखिरकार तड़प जाती है। एक औरत कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रात गुजारे, और बस इसी बात को लेकर के जो अमित वर्मा से कहती है कि तुम घर से बाहर क्यों रहते, कहां रात गुजारे तुमने, और इसी बात को लेकर के वह उसको मारता पीटता, यह दुनिया भर की बातें। अब इधर जो होता है, लड़की जिससे अमित वर्मा प्यार करने लग चुका होता है और सुमन को भुला रहा होता है और फिर उसके प्यार में इतना ज्यादा गिरफ्तार होता चला जाता है कि अब उस लड़की ने यह साफ कह दिया था कि देखो, दो म्यान में एक तलवार नहीं रह सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम अपने पत्नी के साथ रहो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। उसने फैसला साफ कर लिया था। अमित वर्मा इस फैसले पर पहुंच चुका था कि वह अपनी पत्नी को ही छोड़ देगा, लेकिन पत्नी को छोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। सुमन जब परेशान हो जाती है और ज्यादा उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था, मारना पीटना शुरू कर दिया था, तो उसने अपने घर वालों से आकर के यह बात बताई। घर वाले अचानक से अपनी बेटी को परेशान देख करके परेशान हो उठते हैं। एक तो पहले ही बेटी ने भाग करके उसके माथा पर ऐसी कालिक पोत चुकी होती है और कई साल तक वह बेटी जो उनके घर नहीं आ पाई थी, अब कई सालों बाद जब उनको बेटी मिली होती है और उसकी खुशियां, जब उसके सारे दुख खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में जो भौचाल आता है उसे देख करके, उसको सुन करके उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं। सब लोगों ने मिलकर के अमित वर्मा को बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन वह नहीं मानता है। और एक दिन जो उसकी प्रेमिका होती है वो उसने साफ कह दिया था, क्योंकि जो सुमन का पिता होता है वह उसकी प्रेमिका तक जा पहुंचा होता है और फिर उसने वार्निंग भी उसको दे दी थी कि अगर तुमने मेरी बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की, तो उसमें डरा डालने की भी कोशिश की, तो मैं फिर पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगा। जब अमित वर्मा उसके पास पहुंचता है तो वह गुस्से में तिलमिलाई हुई बैठी होती है और वो आते ही उसने उससे कहा होता है कि आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, तुम्हारा ससुर भी मेरे घर तक आखिरकार पहुंच चुका है और यह सब तुम्हारी पत्नी के उकसाने पर हो रहा। तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारे ससुर को भेजा होगा यहां पर, वरना उसको क्या पता होगा। अब अमित बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह अपने एक दोस्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी बीबी को रास्ते से हटाना, इसका कोई तरीका बताओ। उसका दोस्त कहता है कि यार, तरीका यह है कि महाकुंभ का मेला लगा हुआ प्रयागराज में और फिर अपनी पत्नी को वहां पर ले जाओ, और महाकुंभ तो इतना बड़ा होता है कि वहां पर कई किलोमीटर में पब्लिक ही पब्लिक होते हैं और लोगों की तादाद करोड़ों की तादाद में आती है, और इसका काम तमाम रात में ही कर देना और फिर वहां पर आने के बाद कह देना कि वह कुंभ में खो गई है। और फिर तुम्हें पता होगा, यह सब बातें तो चलती रहती है कि कुंभ में कोई भी किसी से बिछड़ जाता है और फिर कोई भगदड़ में मारा जाता है, कोई डूब जाता है। ये तमाम वारदातें, ये तमाम कहानियां होती रहती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बीवी कहां गई है। उसने कहा कि यार बेटा, अगर बेटे को तुम रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हो कि बेटे को भी इसके साथ ही कर देना, काम तमाम खत्म वहीं पर। और फिर उसके सर पर तो अपने प्रेमिका का, जो नई प्रेमिका होती है उसकी भूत सवार होती है और इतना तगड़ा भूत सवार होती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। इसलिए उसने यह भी नहीं सोचा कि उसका एक 6 साल का मासूम बेटा भी है और उसकी पत्नी जो कि सारे समाज से लड़ करके जिसने उसके साथ घर बसाया होता है, और फिर वो क्या करने जा रहा है, क्या अनर्थ करने जा रहा है। उसके सर पर तो नई प्रेमिका का भूत सवार होता है, उसके साथ जिंदगी गुजारने का भूत सवार होता है। बस ये खतरनाक प्लान जो होता है वह अंजाम दे देता है अपनी दोस्त के साथ मिलकर के। वह आखिरकार अपने दोस्त के साथ मिलता है। उसके दोस्त के पास एक 4 व्हीलर होता है। दोनों ने प्लान बनाया कि जब तुम घर से निकलोगे तो फिर मैं बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगा कि मैं भी प्रयागराज जा रहा हूं 4 व्हीलर लेकर के। उस 4 व्हीलर में बैठा करके कहीं सुनसान जगह में उतर करके माँ बेटे का दोनों का काम तमाम कर देंगे। यह बात तय हो जाती है और फिर वह लोग जो है अपनी इस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर देते हैं। तभी अमित वर्मा जो होता अपनी पत्नी से कहता है कि महाकुंभ चलते हैं, वहां पर दूर दराज से, कई हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम भी चल करके वहां पर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे और भगवान से अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग मनोकामना करेंगे और कुंभ स्नान करेंगे। पत्नी भोली भाली होती है, बेचारी उसके झांसे में आ जाती है। वह तैयारी करती है उसके साथ और कुंभ जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्लान के मुताबिक तो उसका दोस्त उस 4 व्हीलर लेकर के आ जाता है जिसमें उसने कहा होता है कि मैं प्रयागराज जा रहा हूं, उधर से
मुझे आना है फिर से अपने परिवार को भी लेकर के, मेरे दोस्त वहीं पर है, वहां से उन लोग को लेकर के प्रयागराज जाना है। प्लानिंग पहले से सेट हो चुकी होती है। अब सुमन बेचारी को क्या पता होता है, वह उनके साथ बैठ जाती है। आगे चल करके वह ढाबे पर कुछ अपना मदिरा पान करते हैं और फिर उसके पास मदिरा पान का करने के बाद वह फिर खाना पीना खाने के बाद वहां से पूरा टल्ली होकर के आगे निकलते हैं और फिर एक सुनसान जगह पर जा करके वह उस अपने फोर व्हीलर को रोक देता है। और फिर वहीं पर उसने जब उसके ऊपर हमला किया तो सुमन एकदम से उसके ऊपर डर जाती है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे स्नान करवाने के लिए महाकुंभ ले जा रहे थे। तो वो कहता है कि यह स्नान आज नहीं होगा बल्कि यह तुम्हारा आज जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वह बहुत उसको समझाती है कि यह पाप है, भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा, इस तरीके का पाप तुम मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। लेकिन अब ये जो सारी बातें होती है बेकार हो जाती है। फिर दोनों दोस्त मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर खास बात यह रहती है कि वहीं पर उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा होता है और फिर उसकी मां के साथ अपने बेटे को भी मौत की नींद सुला देते हैं और फिर दोनों को तेजाब डाल करके और फिर उनके चेहरे खराब कर देता है और फिर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश करता है। और फिर वहीं पर पेट्रोल डीजल डालने के बाद आग लगा दिया जाता है मां बेटे को और फिर किसी को कानो कान खबर ना हो। और फिर ये सारे काम करने के बाद वह वापस जब अपने घर पहुंच जाता है और फिर हफ्ता 2 4 5 दिन जब गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाता है और इसी तरीके से जब बेटी घर नहीं आती है, क्योंकि बेटी जो होती है वह 2 4 दिन में माँ बाप के यहाँ चली जाया करती थी, अपनी पीड़ा सुनाया करती थी। इधर माँ बाप भी बड़े परेशान होते हैं और फिर वह सोच रहे होते कि बेटी का आखिरकार इस तरीके का जो वारदात हुई है वह बराबर खबर लिया करते थे कि उसके पति ने कहीं परेशान तो नहीं किया, कहीं मारा पीटा तो नहीं। जब 10 15 दिन बीत जाते हैं, बेटी घर नहीं पहुंचती तो बाप बेटी के घर पर जाता है और वहां पर वह मौजूद नहीं होती है। जब दामाद से पूछा जाता तो वह बहाना बनाता है कि वह कहता है कि महाकुंभ में गए थे और वहां पर वह मुझसे बिछड़ गई थी, जुदा हो गई थी, पता नहीं वह गंगा जी में डूब गई है या फिर वह भगदड़ में मारी गई है। कितने लोगों की लाशें, ये हुआ वो हुआ, तमाम दुनिया भर की जो रोना होता है वह गा रहा होता है। लेकिन जो सुमन का बाप होता है वह फिर उसके हलक से नहीं निकलती है यह बात। उसको शक हो जाता है कि जरूर इसने उस औरत के साथ रहने के लिए, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मेरी लड़की को नुकसान पहुंचाया है और फिर कुछ ना कुछ इसने उसके साथ जरूर कुछ ऐसा कर दिया है। यह कुंभ का तो बहाना होता है। बस वह पहुंचते हैं सीधा पुलिस के पास और जाकर के अपनी गुहार लगाते हैं। जब उसको अच्छी तरीके से खातिरदारी और फिर जब उसको पुलिस ने 3rd डिग्री का टॉर्चर करता है तो जो सारी हकीकत होती है अमित वर्मा कबूल कर लेता है कि इस प्लानिंग के तहत अपने दोस्त के साथ मिल करके उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को इस दुनिया से अलविदा और रुखसत कर दिया है महाकुंभ स्नान कराने के बहाने। और फिर उसने अपने पत्नी को ठिकाने लगा दिया है और फिर वह कभी इस दुनिया में लौट करके नहीं आएगी। फिर पुलिस वाले उसको मौके वारदात पर ले जाते हैं और जाकर के लाशें बरामद करवाते हैं और लाश पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है, बाकी की प्रक्रियाएं की जाती है और फिर आखिरकार गुनहगार को जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार मुजरिम जेल चला जाता है। हर मुजरिम क्राइम करने से पहले यही सोचता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वह साफ बच जाएगा। अमित वर्मा भी यही सोच रहा होता है कि उसने जो कि दोनों को मौत के घाट उतार दिया है, बेटी को भी और अपने पत्नी को भी, वह ना तो केवल उसकी पहचान में आएगी और ना ही उसको किसी का पता चलेगा। बस यह बहाना सही रहेगा कि कुंभ में वह गंगा जी में डूब गई है और फिर या फिर वह भगदड़ में मारी गई है। इस तरीके की बात सोच करके अमित वर्मा जो होता है वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है और कातिल कितनी भी सातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। हमारे समाज में इस तरीके के कई ऐसे मानसिकता रखने वाले जो लोग होते हैं जो कि एक स्त्री से मन भर जाने के बाद दूसरी स्त्री पर दौरे डालता है और फिर उस स्त्री को पाने के लिए अपनी ही पत्नी का कत्ल कर डालता है। दोस्तों, इस तरीके के तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो कि आपके भी समाज में और देखने और सुनने को आसपास मिल चुकी होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।